जय इन चिल्ड्रंस। आज हम पढ़ने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री। देखो बच्चों, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एशियट से, उसके बाद मेडाइवल से। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखोगे तो 1857 की क्रांति से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या सोशल रिलीजियस मूवमेंट से और इंडियन मूवमेंट से। तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। हमारी शुरुआत होने वाली है रिवोल्ट ऑफ 1857 से। ठीक है, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करी जाए ना तो ये क्या था। असल में आप जानते हो एक सिपाही विद्रोह के रूप में ये शुरुआत इसकी हुई थी, और इसके बाद में ये आम जनता का विद्रोह बन गया था। ठीक है, और इस आम जनता के विद्रोह को ये 1857 का रिवोल्ट कहा गया था। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? सिपाही के कारण। ठीक है, सिपाही के कारण। बच्चों ये याद रखना कि जब एक सिपाही विद्रोह करता है ना उसे क्या कहते हैं? म्यूटिनी। जबकि एक आम जनता का बंदा विद्रोह करता है ना उसे कहते हैं रिवोल्ट। ठीक है, तो क्या कहा गया, जो ब्रिटिशर्स थे ना उन्होंने क्या कहा कि ये क्या एक सिपोई म्यूटिनी है, ये क्या एक सिपोई म्यूटिनी है। ठीक है, जबकि जो इंडियन थे उन्होंने क्या क्या कि ये इंडियन म्यूटिनी है। या ये भारत का सबसे बड़ा विद्रोह है, दी ग्रेट रिबेलियन। और इसे क्या कहा गया कि ये भारतीयों का विद्रोह है, द इंडियन इंसुरेक्शन। और क्या कहा गया कि 1857 की क्रांति है। तो ये इसके ना नाम थे, ये भले ही मत याद रखना, पेपर में नाम जब पूछेगा ना 1857 को और किस नाम से जाना जाता है तो वो पूछेगा वीडी सावरकर ने क्या कहा था। तो वीडी सावरकर ने क्या कहा? वीडी सावरकर ने इसे कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या कहा था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मैंने आपको क्या बताया कि 1857 की बात करी जाए ना तो अंग्रेज अपना इतना ज़्यादा शोषण कर रहे थे कि अपने आ चुके थे परेशान। इस परेशानी को दूर करने के लिए सिपाहियों ने किया विद्रोह, जिसे म्यूटिनी कहा जाएगा। उसके बाद में ये आम जनता का विद्रोह बन गया, जिसे रिवोल्ट कहा जाता है। इसे और किस किस नामों से जाना जाता है? तो अंग्रेज ने कहा कि ये सिपाहियों का विद्रोह था, तो सिपाही म्यूटिनी। ठीक है, जबकि भारतीयों ने दी इंडियन म्यूटिनी और दी ग्रेट रिबेलियन का, भारतीयों का विद्रोह का। और वीडी सावरकर इसे कहते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ये आपको स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, कि वीडी सावरकर ने क्या कहा था। अब कोई भी चीज़ ना बच्चों जब घटित होती है ना तो उसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं। ठीक है, इसका क्या कारण रहा था? इसके बहुत सारे कारण रहे थे। पॉलिटिकल भी थे, इकोनॉमिक भी थे, सोशल रिलीजियस कारण भी रहे थे, और कुछ तत्कालीन इमीडिएट कारण भी रहे थे। बात करते हैं पॉलिटिकल से, तो पॉलिटिकल कारण क्या थे इसके? देखो, पॉलिटिकल था कि ब्रिटिश क्या करना चाहते थे? एक्सपेंशन, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? ज़्यादा भूमि पर अगर उनका कब्जा होगा तो ज़्यादा उन्हें क्या मिलेंगे? टैक्स मिलेगा, ज़्यादा उन्हें रुपए मिलेंगे। तो ये कारण था ब्रिटिशर्स की
एक्सपेंशन पॉलिसी। ब्रिटिशर्स की जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी ना, वो पॉलिटिकल कारण था। और ये कैसे कर रहे थे? ये कर रहे थे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से। ठीक है, और कर रहे थे एनेक्सेशन से। कौन सा? बाय मिस गवर्नमेंट। कुछ डायरेक्ट ही कब्जा लेते थे। कैसे? देखो, मैंने क्या बताया कि पॉलिटिकल कारण क्या था। ब्रिटिश का जो थे ना, वो अपने साम्राज्य का क्या करना चाहते थे? विस्तार करना चाहते थे। इस विस्तार करने के लिए उन्होंने कुछ नीतियां अपनाई, जिसमें से एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। एक बोलते हैं कि तू क्या कर रहा है, कुप्रशासन कर रहा है, तू बढ़िया तरीके से शासन नहीं कर रहा। राजा को कहते हैं कि तू बढ़िया तरीके से शासन नहीं कर, हट जा यहाँ से, अब से हमारा कब्जा होगा। और एक बार कभी कभी युद्ध लड़के सीधे ही जीत लेते थे। तो ये 3-4 चीजों की वजह से वो शासन कर रहे थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करी जाए ना बच्चों, तो ये किसने इंट्रोड्यूस की? डलहौजी ने। किसने इंट्रोड्यूस की? डलहौजी ने की थी। तो डलहौजी ने सबसे पहले इसका यूज कहां पे किया? 17 में। कब किया? 1848 में। उसके बाद में नागपुर और झांसी में। नागपुर और झांसी में किया और 17 में किया। ठीक है, ये 1854 के आसपास लगभग। ठीक है, उसके बाद में 3 जगह और थी, जेतपुर, संबलपुर, जेतपुर, संबलपुर, और एक और कौन सा रहा? उदयपुर। तो ये याद रखना आपको। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होती क्या थी? ये ना इंडियन रूलर थे ना, उन्हें रोकती थी कि तुम क्या है, अगर तुम्हारा खुद का नेचुरल बच्चा नहीं है, अगर तुम गोद लेते हो, तो जो जिस बच्चे को तुमने गोद लिया है ना, वो आगे जाके राजा नहीं बन सकता। अगर तुम्हारा नेचुरल बच्चा नहीं है तो तुम गोद लोगे जिस बच्चे को, वो आगे जाके राजा, तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, तुम्हारे मृत्यु होते ही हम तुम्हारे राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित कर लेंगे। ये अंग्रेज कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। डलहौजी ने शुरुआत करी थी, 17 में हुई सबसे पहले, फिर नागपुर, झांसी, जेतपुर, संबलपुर, उदयपुर में भी हुई थी। डलहौजी ने ये कहा, इससे बहुत सारे लोग गुस्सा हुए थे। ठीक है, एक था मिस गवर्नमेंट। तो कहा जाता है ना, एनसीईआरटी में लिखा है कि अवध क्या थी? चारी थी ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि ये क्या था, बहुत ज्यादा फर्टाइल था। फर्टाइल लैंड होगा तो टैक्स ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए यहाँ के जो नवाब होते हैं ना, आदिल शाह, उसके ऊपर मिस गवर्नमेंट का लगाकर छप्पा, ये क्या बोलते हैं कि निकल यहाँ से, अब से ये हमारा राज्य अवध। तो यहाँ पे पॉलिटिकल कारण ये रहे थे। ठीक है, जबकि अगर सेकंड कारण देखें ना, सेकंड कारण क्या होगा? सोशल और रिलीजियस। ठीक है, सेकंड था सोशल एंड रिलीजियस। क्या हो रहे थे? अंग्रेज थे ना, अपने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, और उसके अलावा क्या कर रहे थे? वो बोल रहे थे हमारे वेस्टर्न कल्चर को अपनाओ। क्या तुम्हारे इंडियन कल्चर नकली सा? ठीक है, छोड़ो इसे। तो ऐसे बोल रहे थे। इंडियन प्रिंसेस को, जो भी है इंडियन प्रिंस होते थे, उन्हें बोलते थे अंग्रेजी मूवी देखो, अंग्रेजी पढ़ो, ठीक है, अंग्रेजी खाना खाओ। तो ऐसी ऐसी बातें बोलते थे वो, जिससे जो आम जनता थी वो परेशान हुई थी। और क्या कर रही थी? ये अपने जो धार्मिक रीति रिवाज थे ना, प्रथा थी, उनमें इंटरफेयर कर रहे थे। जैसे सती प्रथा थी, हालांकि अच्छी बात थी कि सती प्रथा का इन्होंने अबॉलिशन करवाया।
इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का शुरुआत करी। शुरुआत भी हालांकि इंडियन के बोलने पर करी। ठीक है, तो सोशल रिलीजियस कारण ये रहे। उसके बाद में आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कारण क्या थे? ये एक तो टैक्स बहुत ज्यादा लेते थे। ठीक है, यानी 100 रुपए कमा रहे हो ना, 90% टैक्स ले लेंगे, 10 रुपए आपके पास रहने देंगे। कितना गुस्सा है अगर मान लो आप 10,000 रुपए कमा रहे हो तो 9,000 है वो सरकार टैक्स के रूप में ले ले, उससे तो आपके पास 1,000 रुपए बचे। तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इन्हें भी अच्छा नहीं लगा। और क्या था अंग्रेजों के ना, इंग्लैंड में क्या ही हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। यानी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जब आती थी तो वो क्या करते थे, हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाते, ब्रिटेन में उसे तैयार करते और तैयार करके भारत में बेचते। जब भारत में बेचते तो आपको पता है ये माल है, एक मैं हाथ से स्वेटर बना रहा हूँ, एक मशीन बना रही, सस्ता कौन सा बिकेगा? सस्ता बिकेगा मशीन वाला, और जल्दी भी मिल जाएगा। तो अब बंदा है वो कौन सी खरीदेगा? मशीन वाली, इंग्लैंड वाली। तो इससे हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना, वो डिस्ट्रॉय होगी। हमारे हस्तशिल्पी थे वो भी डिस्ट्रॉय होगी। तो ऐसी हरकतें कर दी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद में आता है मिलिट्री। ये ना मिलिट्री कारण क्या था कि हमारा बंदा, मान लो एक अंग्रेज और इंडियन दोनों बराबर पद पर है, तो हमारे वाले को अच्छा खाना कम देते थे, उन्हें अच्छा खाना देते थे। उन्हें अच्छी सैलरी देते थे, हमें बेकार सैलरी देते थे। ठीक है, उन्हें तारीफ देते थे, हमें गालियां देते थे। तो इस बात से भी ना जो इंडियंस थे वो गुस्सा थे कि हम 87% बनाते हैं ब्रिटिश सेना का, फिर भी हमें क्या है इतना कम सम्मान मिलता है, रुपए मिलती है। हालांकि बराबर रैंक के थे। जैसे आपने RRR फिल्म देखी होगी, तो उसमें क्या था, उसमें जो वो बंदा था जो पुलिस वाला होता है, वो क्या है, उसे कम सैलरी मिलती है उस अंग्रेज के मुकाबले। और क्या होता है, अंग्रेज को प्रमोशन मिल जाता है पर उसे नहीं मिलता, हालांकि उसने ज़्यादा वर्क किया था। ठीक है, इसके बाद में आता है इमीडिएट कारण। ये तत्कालीन कारण क्या था, और सबसे इम्पोर्टेंट भी ये है कि उस वक्त ऐसी क्या घटना हुई, क्योंकि ये तो बहुत पहले से हो रही थी। उस समय क्या हुई, उस समय तत्कालीन कारण था कारतूस वाली घटना। मुझे कारतूस वाली घटना, तो तत्कालीन कारण। तो क्या होता है देखो बच्चों, एक कारतूस होता है, ठीक है, यानी एक कागज होता है, इसके ऊपर ग्रीस लगी होती है और यहाँ पर इसके बुलेट होती है और यहाँ पर पाउडर होता है, पाउडर। ठीक है, अब ये है ना, ये अपने किसमें राइफल में डालते हैं। कौन सी राइफल थी वहाँ? एनफील्ड राइफल। ठीक है, तो ये जो ये कागज था ना, ये ग्रीस वाला, ये किससे बना हुआ था? ये फैट से बना हुआ था, चमड़ी से बना हुआ था। किसकी? काऊ की और सुअर की। आप जानते हो काऊ क्या है? माता है हिंदुओं में, और सुअर क्या हलाल है मुस्लिमों में। ठीक है, तो जब ये पता लगा ना, क्योंकि सेना में ज्यादातर ब्राह्मण लोग थे हिंदू में, तो जब पता लगा तो गुस्सा आ गया उन्हें। वो बोलते अब हम नहीं करते। तो मंगल पांडे ने क्या कर दिया, बोलते अब मैं करूंगा विद्रोह, अब मैं करूंगा विद्रोह। तो मार्च में 1857 में मंगल पांडे विद्रोह कर देते हैं। मंगल पांडे विद्रोह कर देते हैं, और वो जब वो विद्रोह होता है वो कहां पे करते हैं? बैरकपुर में। और जब ये बैरकपुर में विद्रोह होता है तो उन्हें फांसी दे दी जाती है। 8 अप्रैल। अब देखो, चिंगारी लगा दी इन्होंने, चिंगारी अंदर पैदा कर दी कि मैं विद्रोह कर सकता हूँ, तुम भी तो ब्राह्मण हिंदू हो, तुम भी तो मुस्लिम हो, तुम भी तो इंडियन हो, तुम क्यों विद्रोह नहीं कर सकते? तो इससे क्या है, सैनिकों में क्या आ गया, जोश आ गया। क्या आ गया? जोश। तो जब जोश आ जाता है तो क्या होता है, 9 मई को क्या होता है भैया, इसे भरना। 9 मई को क्या होता है?
मेरठ के जो सैनिक होते हैं ना, वो बोलते हैं अब ना जो ये एनफील्ड राइफल है इसका यूज हम भी नहीं करते, तो उन्हें इस कारण ना 10 साल की सजा सुना दी जाती है। अब ये क्या करते हैं, पंगा लेकर आ जाते हैं 10 मई को दिल्ली में, किसके पास, बहादुर शाह। सेकंड के पास ये बोलते हैं कि राजा जी हमने क्या कर लिया, हमने पंगा ले लिया। तो बहादुर शाह जफर बोलता कि कोई बात नहीं, तुमने पंगा लिया है तो जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये भी लीडर बन जाते हैं इनकी, और युद्ध में हो जाता है सम्मिलित। अब युद्ध होता है तो युद्ध में क्या क्या होता है वो तो नहीं पढ़ना मैं, लेकिन ये युद्ध कहाँ कहाँ होता है और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में इसका नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि आप जानते हो बहादुर शाह जफर कहाँ का था, दिल्ली, तो पता ही लग गई ये तो, बहादुर शाह जफर। ठीक है, अब क्या है, जब दिल्ली में ये बहादुर शाह जफर कर रहा होता है उस समय अवध में बेगम हजरत महल ठीक है, झांसी में और ग्वालियर, लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे। ठीक है, कानपुर में नाना साहिब, बरेली में ठीक है बरेली में कौन थे, तो बरेली में कौन होते हैं, बरेली में होते हैं खान बहादुर खान। ठीक है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद और वाराणसी, मौलवी लियाकत अली। ठीक है, और बिहार में कुंवर सिंह। ठीक है, बिहार में कौन करता है, बिहार में करते हैं कुंवर सिंह। तो क्या देखो कैसे याद करोगे कि देखो बिहार में कितने पे हार, और हम किस में आ रहे थे, कुंवर को इंग्लिश में कैसे लिखोगे, ऐसे करके। तो वॉर में हम किस में आ रहे थे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस की वॉर में हम हारे थे, वॉर में। तो आपको याद रह जाएगा कि बिहार में कुंवर सिंह ने किया था विद्रोह। दिल्ली का तो याद ही है, बहादुर शाह जफर सेकंड। अवध भी याद कर सकते हो, झांसी सबको याद रहता है, ग्वालियर भी सबको याद रहता है। कानपुर कैसे, कि आप जानते हो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें सुनने में दिक्कत होती है, तो कान में दिक्कत किसके है, नाना की, कान में दिक्कत किसके है, नाना के, तो नाना साहिब। ठीक है, और बरेली, ठीक है, आप जानते हो बरेली में क्या छुपा है, रैली, रैली में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की रैली हो या कोई भी पार्टी की हो, उसमें जाने वाला बंदा क्या होता है, बहादुर, कि क्या पता कब गोलियां चल जाए। ठीक है, तो बहादुर होता है। इलाहाबाद में देखो, इलाहाबाद सुनने में थोड़ा मुस्लिम एरिया लगता है ना, तो याद रख सकते हो वहां पे कौन होगा, मौलवी होंगे। ठीक है, मौलवी लियाकत अली थे। अब देखो झांसी में जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था
ह्यूज रोज, ठीक है। तो ये भी कहता है कि मैंने एक मर्द ही देखी लड़ एक ही मर्द देखा मैंने 1857 में लड़ते हुए, नाम था झांसी की रानी और कोई था ही नहीं और नकली बंदे थे, ऐसे बोलते हो। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ठीक है। इनके टाइम तो पहले इनके टाइम करते हैं दिल्ली में, दिल्ली में निकोलसन, दिल्ली में कौन था? निकोलसन था, ठीक है, जॉन निकोलसन। बिहार में कौन था? विलियम टेलर, ठीक है। और कानपुर में कौन था? कैंपबिल, कैंपबिल डन, ठीक है। और बरेली में भी कौन था? कैंपबेल, ठीक है। और यहाँ पर कौन था? उनसे, ठीक है। ये याद रखना, ये भली मत याद रखो, ठीक है, इतना याद हो जाएगा। अब कैसे याद रखोगे कि देखो, हाँ, जब भी हार होती है, वोर होती है, वोर की क्या लिखी जाती है? कहानी, कहानी को टेल किया जाता है, तो टेलर, विलियम टेलर, ठीक है। और क्या था? बरेली, बरेली में आपको पता है रैली में जाने वाला बहादुर होता है, ठीक है। मान लो वहां पे आप बेल बजाओगे तो किसी को सुनेगी बेल की आवाज? नहीं ना, नहीं सुनेगी। मान लो किसका कान खराब है, नाना जी का, तो उन्हें अगर आप बेल बजाओगे तो सुनेगी आवाज? नहीं, तो कैंपेबल इसका भी, इसका यूज रोज याद रह जाएगा। और बहादुर शाह जफर को क्या था? हारने के बाद में रंगून भेज दिया था, तो निकोलसन बाहर निकाल दिया था, यानी बाहर निकाल दिया था, तो निकोलसन, तो इसका बंसल, ठीक है। ये याद आप कर सकते हो। उसके बाद में की बुक लिखी गई थी जो पेपर में पूछी गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर बुक की बात करी जाए ना, देखो, तो सबसे पहले थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने लिखी होगी? तो सावरकर ने, ठीक है। और एक लिख जाती है रिबेलियन 1857, ठीक है। ए सिंपोजियम यानी संगोष्ठी, ये कौन लिखते हैं? पूरनचंद जोशी। अब देखो सिंपल है, कोई भी रिबेल करना है आपको, कोई भी विद्रोह करना है, उसके लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? जोश होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? पूरा जोश। तो रिबेलियन 1857 किसने लिखी? पूरन चंद जोशी ने लिखी थी। उसके बाद में आती है द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, किसने लिखी होगी? तो ये लिखी थी ब्रूस ने, जॉर्ज ब्रूस ने। कैसे याद रखोगी? ये विद्रोह हुआ क्यों था 1857 का? मैंने बताया कि सिपाही क्या थे? रूस गए थे, क्योंकि कारतूस वाला उन्हें बंदूक की गोली दी जा रही थी, ठीक है। तो इसका रूस गए थे, तो रूस से आप याद रखोगे ब्रूस, तो जॉर्ज ब्रूस ने लिखी है ये, ठीक है। उसके बाद में आती है दी ग्रेट म्यूटिनी, ये किसने लिखी है? ग्रेट म्यूटिनी क्रिस्टोफर हिब्बर्ट। तो देखो ग्रेट कौन थे? ग्रेट कौन थे? क्राइस्ट थे ना, जीसस क्राइस्ट, ईसाइयों के धर्म देवता, ठीक है। तो वो थे ग्रेट, इसलिए क्रिस्टोफर हिब्बर्ट याद रख सकते हो इससे, ठीक है। उसके बाद में आता है रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल्स ऑफ 1857, ठीक है। दी आइडियोलॉजी एंड रिलीजन
ऑफ रिबेल्स ऑफ 1857 किसने लिखा? इकबाल हुसैन। ये देखो 1857 का जब विद्रोह चल रहा था तो उसमें सभी धर्म के जो लोग थे वो एक साथ आ गए थे, ठीक है, एक साथ आ गए थे, एक बन गए थे। तो आप याद रख सकते हो कि ये बुक द आइडियोलॉजी एंड रिलीजियन ऑफ रिबेल्स ऑफ 1857 किसने लिखी? इकबाल हुसैन ने, ठीक है। एक इकबाल, एक यानी एक होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है एक्सेबिशन ऑफ ट्रुथ, यानी सत्य की खुदाई। और खुदाई के चमत्कार किसे कहते हैं? खान सीमांत गांधी, खान गफार खान, ठीक है। तो इसके कौन थे? इसके थे खान सादिक खान, ठीक है। तो ये याद रख लो। अब देखो एक रह गया। अब देखो जब ये युद्ध समाप्त होता है ना तो क्या क्या होता है, क्या क्या चेंज होता है अंग्रेजों की नीतियों में, तो ये थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको पता है कि 1857 के टाइम में हमारे कौन थे? GGI यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। कब आए थे ये? 1856 में आए थे, ठीक है। अब ये जो पद था ना इसे क्या बना दिया गया? वाइसरॉय। कब? 1858 में, ठीक है। तो ये भारत के पहले वाइसरॉय थे। ये क्या करते हैं? ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता है ना, जो नीति होती है, गोद निषेध नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसे विड्रॉल कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? ये इंडियन पिनल कोड को इंट्रोड्यूस करते हैं, IPC, इंडियन पिनल कोड, ठीक है। और ये क्या किसे पेश करते हैं? ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, स्पेलिंग मत देखना बस, ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी ये लागू करते हैं। तो ये रहा था, ठीक है। इसके साथ में ना 1857 का जो विद्रोह था ना वो आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आपको मैं कुछ लैंड रिवेन्यू पॉलिसी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, लैंड रिवेन्यू पॉलिसी, इसके बारे में देखो हमारे ना, आप क्या जानते हो कि अंग्रेज का शासन, अंग्रेजों ने कब राजाओं को हरा के अंग्रेजों ने क्या किया था? हमारे जो इंडियन राजा थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, उन्हें हरा दिया था। और जब उन्हें हरा दिया था तो खुद का शासन उन्होंने स्थापित कर लिया। और उन्होंने क्या किए? वहाँ के दीवानी राइट ले लिए, यानी उन्होंने क्या किया? वहाँ के टैक्स वसूल करना स्टार्ट कर दिया। तो टैक्स वसूल करने के भी ना कुछ तरीके होते थे, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और ये तरीके किसके ऊपर थे? मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट के ऊपर, यानी अंग्रेजों को रुपए कौन देगा? अंग्रेजों को रुपए कौन देगा? इसका मतलब मोड ऑफ पेमेंट, कि अंग्रेज है वो टैक्स वसूल करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? पेमेंट को कैसे वसूल करेंगे? इसके लिए ये लैंड रिवेन्यू पॉलिसी शुरुआत करी गई। सबसे पहले कौन सी आती है? परमानेंट, फिर आती है रैयतवाड़ी, फिर आती है महलवाड़ी, ठीक है। जो परमानेंट थी इसे जमींदारी भी कहते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं कॉर्नवालिस,
ठीक है, रैयतवाड़ी की बात करें तो रैयतवाड़ी की शुरुआत कौन करते हैं? थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, जबकि मैलवाड़ी की कौन शुरुआत करते हैं? तो होल्ट मैकेंजी। ठीक है, होल्ट मैकेंजी करते हैं। और किनके टाइम? विलियम बेंटिंग। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत लगभग हो जाती है 1793 में। इसकी शुरुआत कब हो जाती है? इसकी शुरुआत 1820 में। इसकी शुरुआत कब हो जाती है? 1822 में। इसमें क्या होता है परमानेंट में? देखो, सिंपल बात बोली जाती है कि ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि जमींदार आज से तुम यहाँ के, तुम ना लैंड जो भी होगा ना भूमि, उसके क्या हो? मालिक हो। ठीक है, तुम यहाँ के मालिक हो, तुम किसानों को किराए पर दे देना और उनसे टैक्स लेकर हमें दे देना। मान लो जमींदार ने 100 रुपये टैक्स के रूप में लिए किससे? किसानों से। तो जमींदार क्या होते थे? 11% यानी 11 रुपये खुद रख लेते थे और 89 किसे भेज देते थे? अंग्रेजों को। ठीक है, रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, तो यहाँ पर ओनर कौन बन गए? किसान। अंग्रेजों ने सीधे किसानों से रुपए लेना स्टार्ट कर दिया। और मैलवाड़ी में क्या था कि वो बोलते अब हम ऐसे पंगा नहीं छेड़ते कि हर एक किसान से रुपए लेते रहे। इन्होंने क्या किया? विलेज थे ना, उनका ग्रुप बना दिया। विलेजों के ग्रुप का एक हेड बना दिया। अब वो हेड है, वो रुपए इकट्ठे करेगा और किन्हें देगा? अंग्रेजों को देगा। तो बस जो ग्रुप ऑफ गांव होता है उसे महल कहते हैं। इसके साथ ये सब एंड होता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।